हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था, डेफिनेशन देखा था, प्रॉपर्टीज देखे थे, सिस्टम क्या होता है उसके टाइप देखा था, सराउंडिंग क्या होता है ये देखा था, सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं ये देखे थे, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये सारी चीजें हमने जाना था। साथ ही साथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सारे क्या होते हैं ये भी हमने जाना था। और भी देखा था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कौन कौन से प्रॉपर्टीज आते हैं, जैसा कि प्रेशर, टेम्परेचर, ये मास, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आते हैं। सिमिलरली अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल देखें तो वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी, स्पेस, टोटल वॉल्यूम, टोटल एनर्जी, ये सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टीज हैं, एग्जांपल्स हैं। ये हमने पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में देखा था, बहुत अच्छे से जानने का कोशिश किया था। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि किस प्रकार से हम इनको डिटेल में देखेंगे। चलिए देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले मैं देखा था रिवाइज करते हुए कि थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी which deals thermodynamics is the study which deals with the energies possessed by the gases and vapors। जो गैस होता है, जो वेपर्स होता है, इसमें जो एनर्जी निकलता है, जो एनर्जी होती है, उसका जो स्टडी करते हैं वो हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स ये भी बोलता है कि जो हीट है या जो वेपर्स होते हैं उनमें जो एनर्जी होती है वो किस किस एप्लीकेशंस में हम यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के बाद हमने देखा था कि दो चीजें देखी थी। पहला होता है, अच्छा थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन में हमने देखा कि एनर्जी, पहला चीज हमने देखा एनर्जी, दूसरा चीज देखा हमने हीट, और तीसरा चीज देखा हमने वर्क। इन दोनों को भी हम एनर्जी कह सकते हैं। तो एनर्जी को तो हमने शुरू से हमने स्कूल टाइम से सुना हुआ है, देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं या ऊर्जा कहते हैं। इसका यूनिट जो होता है वो, इसका जो यूनिट होता है वो एसआई सिस्टम में क्या होता है, जूल, इसको हम जे से डिनोट करते हैं, और सीजीएस सिस्टम में अर्ग जो होता है 10⁻⁻7 जूल के बराबर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एनर्जी का छोटी छोटी चीजें हैं। हीट भी हमने देखा था कि क्या होता है हीट, जो एक्चुअल जो सब्सटेंसेस का जो हीट को तो हमने हिंदी में सबसे पहले समझा था कि उष्ण होता है। सिमिलरली वर्क भी हमने जाना था कि वर्क, हीट का जो यूनिट है वो क्या था, वो भी जूल ही है, और वर्क का जो यूनिट है वो भी जूल में ही है। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जानकारी होना चाहिए इस तीनों चीजों का। नेक्स्ट में हमने देखा था पिछली वीडियो में कि सिस्टम क्या होता है, साथ ही साथ सराउंडिंग क्या होता है। ये जानना बहुत जरूरी है थर्मोडायनेमिक्स के स्टार्टिंग में कि सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है एक्चुअली। तो मान लीजिए कोई आर्बिट्री मैंने कोई जगह बना दिया, या आर्बिट्री पे जगह बना दिया, उसमें इस पूरे इस स्पेस के अंदर कोई भी अगर थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो रहा है, कोई भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे सिस्टम। जिस एरिया में कोई भी थर्मोडायनेमिक्स एरिया हो, प्रोसेस हो रहा हो, ये जो इन्वेलप है उसके अंदर, ये जो आर्बिट्ररी इन्वेलप है उसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं कि समझ में आ गया होगा सिस्टम, कोई भी एक ऐसा जगह जहां पे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होता है उसको हम सिस्टम कहते हैं। उस जगह को मान लीजिए जिस कमरे है, ये कमरे में हम लोग कोई भी एक प्रोसेस कर रहे हैं या कोई भी प्रोसेस हो रहा है, उसको हम सिस्टम ही कहते हैं। और अब साथ ही साथ देखिएगा इसके जो बाहर के जो एक एरिया है, मान लीजिए ये उसके बाहर का एरिया है, ये उसके बाहर का एरिया है, ठीक है। तो ये सारे उसके क्या कहलाएंगे, सराउंडिंग। किसके सराउंडिंग, सिस्टम के सराउंडिंग कहलाएंगे। तो ये सिस्टम है, और ये बाकी का जो एरिया उसके बाहर का एरिया वो कहलाएगा सराउंडिंग। इसी को हम कहते हैं एनवायरमेंट। तो ये सराउंडिंग का एरिया है। तो ये हमने देखा था पिछले वीडियो में डिटेल में कि किस प्रकार से सिस्टम सराउंडिंग होता है। नेक्स्ट में हमने देखा था कि सिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम देखा था हमने, टाइप्स ऑफ सिस्टम देखा था हमने कि देयर आर
थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम, जिसको हमने देखा था। पहला सिस्टम जो होता है ओपन सिस्टम होता है पहला, तो फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम। सेकेंड होता है क्लोज सिस्टम, थर्ड होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी हमने जगह बना लिया जिस जगह में कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। मान लीजिए ये कोई जगह है, यहां पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चल रहा है, इसको हमने कह दिया सिस्टम। और इसके जो इधर का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, जो बाकी का बाहर का जो एरिया है, वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया अभी जस्ट। तो अब देखते हैं कि ओपन सिस्टम क्या होता है और क्लोज सिस्टम क्या होता है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम में ये होता है जिसमें जो थर्मोडायनेमिक्स जो प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस में जो इन्वॉल्व जो वर्किंग सब्सटेंसेस होते हैं, जिसको हम मास कहते हैं, जो भी मास होता है वो बाउंड्री के बाहर जा सकता है और अंदर भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, जो भी वर्किंग सब्सटेंसेस होता है कोई भी सिस्टम में, उसका जो मास है वो बाहर भी आ सकता है और अंदर भी जा सकता है। साथ ही साथ इसका जो हीट और जो वर्क है वो भी बाहर आ सकता है और अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है, जिसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, मतलब इसमें मास, वर्किंग सब्सटेंस का मास, एनर्जी मतलब हीट प्लस वर्क, ये दोनों चीजें, पहली चीजें दूसरी चीजें, ये दोनों चीजें जो है इस सिस्टम से अंदर और बाहर दोनों आ सकते हैं और जा सकते हैं, ट्रांसफर हो सकता है, जिसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दूसरा है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या है कि ये जो मास है, ये जो होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए जो इन्वॉल्व रहता है, वो जो वर्किंग सब्सटेंस है, जो मास है, वो बाहर सराउंडिंग से ट्रांसफर नहीं हो सकता या नहीं जा सकता, इसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। साथ ही साथ जो एनर्जी है, जिसको हम बोलते हैं हीट एंड वर्क, वो क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। या देखिए ओपन सिस्टम के केस में क्या था कि दोनों चीजें ट्रांसफर हो रही थी। क्लोज सिस्टम के केस में क्या है, क्लोज सिस्टम के केस में क्या है, क्लोज सिस्टम के केस में क्या है, ओपन सिस्टम में देखा हमने कि दोनों चीजें मास और हीट वर्क या एनर्जी आ जा रही हैं। लेकिन क्लोज सिस्टम के केस में क्या होता है, मास जो है फिक्स रहता है और जो मास जो है वो फिक्स रहता है, मतलब वर्किंग सब्सटेंस जो है ट्रांसफर नहीं होता सराउंडिंग से, बट जो हीट और वर्क है वो जो होता है ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है ध्यान रखना। नेक्स्ट होता है ये हो गया क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में मास जो है फिक्स रहता है, वो ट्रांसफर नहीं होता, साथ ही साथ हीट और वर्क भी ट्रांसफर नहीं हो सकते, मतलब बाहर नहीं जा सकते या सराउंडिंग के पास ट्रांसफर नहीं हो सकती या सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर नहीं हो सकते, ये कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो यह पिछले वीडियो में देखा था, ध्यान से आपने फिर से एक बार वीडियो देखिएगा। तो ये हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम भी देखा, हमने सराउंडिंग भी देखा कि किस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट स्टेप अपन देखेंगे कि हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ा था, उसको तो मैंने डिटेल में पहले बताया था कि पहला होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसमें इस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सम होता है पूरे होल सिस्टम के इंडिविजुअल पार्ट का सम होता है। जैसे कि हमने देखा है कि इंथैल्पी होता है, वॉल्यूम होता है, और भी एनर्जी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। वॉल्यूम है, इंथैल्पी है, एनर्जी है, मोमेंटम है, वेलोसिटी, ये सारी चीजें
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आती है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक्सेट्रा, और भी इसमें बहुत सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आते हैं। और भी आप उसको और भी आप लिस्ट बना लीजिए क्या क्या आते हैं इसमें। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में एंथैल्पी, एनर्जी और वॉल्यूम, वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम आता है। सिमिलरली इंटेंसिव प्रॉपर्टी में प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सारी चीजें आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भी जैसे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम है या स्पेसिफिक हीट है तो ये सारे इंटेंसिव में आएंगे। बट टोटल वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं टोटल वॉल्यूम, ये जो है इंटेंसिव में आएगा। ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। तो आप लोग एक बार लिस्ट बनाइए कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। ये लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको ऑप्शन दे देगा या लिखने को भी आता है डिस्क्रिप्टिव टाइप में कि राइट द प्रॉपर्टीज, राइट द एग्जांपल्स ऑफ द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज या राइट द एग्जांपल्स ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सारे इसमें एग्जाम में पूछ देता है या कभी पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये सारे इसमें आपको जानकारी होना चाहिए। तो इसको आप लिस्ट बना के प्रिपेयर करके याद कीजिएगा। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव पिछली बार भी इतना ही देखा था। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मो, कुछ नियम होते हैं, हर चीज के नियम होते हैं। जैसे कि हमने फिजिक्स को पढ़ते थे अपने स्कूल स्टैंडर्ड में, हमने जब फिजिक्स के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने न्यूटन्स के लॉ पढ़े थे, न्यूटन्स के 3 नियम पढ़े थे, 3 लॉ पढ़े थे। और भी जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें कुछ लॉज होते हैं अलग अलग। तो वो सारी चीजें हर सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगी लॉज। तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स में भी लॉज होते हैं। पहला होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ। दूसरा होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तीनों लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तीनों लॉ पे पूरा बेस रहता है थर्मोडायनेमिक्स के सारे प्रोसेस। तो हमको पढ़ना है, हमको जानना है एक करके कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है ये हम देखते हैं। आपने कभी सुना होगा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपने अपने स्कूल स्टैंडर्ड में कभी पढ़ा भी होगा कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होते हैं। ये लॉ कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। मतलब हम इस लॉ के तहत ये लॉ ये कहता है कि जो उष्म होता है, हीट होता है, वो डायरेक्ट वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है और जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, वो हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उससे पहले एक और डेफिनेशन बोलते हैं। ये और क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। Energy can neither be created nor destroyed, only it
ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू another place। ये कहता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कि हम ऊर्जा को ना बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल उस एनर्जी के फॉर्म को हम एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है फर्स्ट लॉ का जानना कि हीट और वर्क जो है वो म्यूचुअली कन्वर्टिबल होता है, मतलब हीट और वर्क जो है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर आप हीट से आप वर्क निकाल सकते हैं और वर्क से हीट निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि हमने देखा है कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो होता है, जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होता है, वहां पे ये सबसे बड़ा इसका उपयोग होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि हमने जब क्या करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, बॉयलर में हमने क्या किया, हीट दिया। बॉयलर में हमने क्या दिया, हीट दिया। और बॉयलर में क्या होता है, वाटर होता है। वाटर क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है। अगर हम बॉयलर में वाटर को डाल दिए तो क्या हो गया, और हमने उस बॉयलर को हीट दिया विद द हेल्प ऑफ कोल, कोयले से हमने हीट दिया, बॉयलर को गर्म किया, तो बॉयलर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, स्टीम प्रोड्यूस करेगा। टेम्परेचर अगर वाटर का इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हीट में कन्वर्ट होगा। हीट अगर हीट जनरेट हुआ, उस हीट को, उस स्टीम को हमने क्या किया, हाई वेलोसिटी से एक नोजल के थ्रू हमने टरबाइन में स्ट्राइक करा दिया। अब टरबाइन स्ट्राइक किया तो क्या हुआ, टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट करने लगे। तो रोटेट करने लगे तो क्या हुआ, हमको वर्क मिला। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम क्या हुआ, वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो गया। मतलब टरबाइन रोटेट हो रहा है, मतलब मैकेनिकल वर्क डेवलप हो रहा है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने हीट से वर्क में कन्वर्ट किया है। हमने हीट पहले दिया बॉयलर को, वहां से वो स्टीम जनरेट हुआ। स्टीम क्या हुआ, नोजल से टरबाइन के ब्लेड्स में टकराया और टरबाइन ने क्या किया, मैकेनिकल वर्क डेवलप किया। वही मैकेनिकल वर्क क्या किया, अब टरबाइन के जो ब्लेड्स रहते हैं, जो उसके सेंटर के जो शाफ्ट रहते हैं, वो किससे कपल्ड रहते हैं, जनरेटर से। और अगर टरबाइन रोटेट हो रहा है मतलब जनरेटर भी रोटेट होगा। मतलब जनरेटर जो क्या करता है, मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये हमारा जनरेटर का काम होता है। इधर से हमने क्या किया, हीट दिया और वहां से वर्क प्रोड्यूस किया। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक एग्जांपल हो गया। तो वैसे ही हम बहुत सारे इसके एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये था एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसका एग्जांपल। और इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो क्या बोलता है ये कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the heat produced must be balanced through the equal amount of work done and kinetic energy which develops due to rising temperature। मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें तो क्या होगा, Q इक्वल टू W प्लस E। मतलब जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमने क्या किया, वर्क के साथ बैलेंस किया। साथ ही साथ अगर जहां पे काइनेटिक एनर्जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एग्जांपल दिया था, बॉयलर से हम जो निकालते हैं स्टीम,
उसका मैंने एग्जांपल दिया था। तो वहां पे क्या हुआ, हीट डेवलप होने के कारण क्या हुआ, स्टीम में कन्वर्ट हुआ, और स्टीम जो है वो वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी से उसको हमने क्या किया, स्ट्राइक कराया टरबाइन में। तो वहां पे क्या हुआ, जो स्टीम की जो वेलोसिटी बढ़ गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंप्रूव हुई उसकी, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हुआ, और वहां पे मैकेनिकल वर्क डेवलप हुआ। तो ये जो होता है वो हीट जो होता है वो क्या होता है, W प्लस E, जो हीट Q इक्वल टू हीट होता है, W इज वर्क डन एंड E इज इंटरनल एनर्जी या काइनेटिक, या इसी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इसी को हम भी क्या लिख सकते हैं, Q माइनस W इक्वल टू E भी लिख सकते हैं। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ध्यान से देखिएगा एक बार और अच्छे से बुक में, वीडियो देखने के बाद तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये एग्जैक्टली थर्मोडायनेमिक्स में सेकेंड लॉ होता क्या है, और हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे पढ़ते हैं, क्या होता है, क्या समझते हैं उस चीजों को। तो सेकेंड होता है, सेकेंड जो लॉ होता है वो क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है। अब सेकेंड लॉ को दो साइंटिस्ट ने इस लॉ को दिया है, उस दो साइंटिस्ट का नाम है, पहले जो साइंटिस्ट का नाम है वो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट को हम देखेंगे। और दूसरा होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। इसी को हम लॉ भी बोल सकते हैं। तो ये दो साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है, पहले का नाम है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोलते हैं या लॉ बोलते हैं, दूसरा होता है क्लॉसियस लॉ या फिर क्लॉसियस स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के क्या हुआ, अलग अलग अपना विचार दिया, जिसको हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जाना है, और हम अभी उसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है। सबसे पहले देखते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है। तो केल्विन प्लैंक